हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में जो आपका सब्जेक्ट हिंदी हो जाता है, इसके पवन सीरीज के लघुत्तरीय प्रश्नों की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, जो आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो चलते हैं, आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अनुकरण वाचन एवं सस्वर वाचन से आप क्या समझते हैं? अनुकरण वाचन शिक्षार्थियों द्वारा व्यक्तिगत रूप से आदर्श वाचन का अनुकरण द्वारा किए गए पठन को अनुकरण वाचन कहते हैं। यानी अनुकरण का मतलब क्या होता है? जैसे हम पढ़ रहे हैं और आप उसकी नकल कर रहे हैं, ये हो जाता है अनुकरण। अब यहाँ पे क्या और पूछ रहे हैं कि अनुकरण वाचन एवं सस्वर वाचन। तो सस्वर वाचन का मतलब क्या होता है कि जो बच्चा अपने आप से वाचन करता है ना, उसको सस्वर वाचन कहते हैं। इसको भी देख लेते हैं। सस्वर वाचन, इसके अंतर्गत कक्षा के समस्त शिक्षार्थियों एक साथ, यानी जो शिक्षार्थी हैं वो एक साथ मिलकर समान स्वर, गति तथा लय में मौन पठन करते हैं, यानी अपने ही मन में पढ़ते हैं अपने आप से। उसको क्या कहते हैं? सस्वर वाचन। यानी सस्वर वाचन, सस्वर से ही ऐसे शब्द निकल रहा है कि सस्वर यानी अपने आप से, है ना। वैदिक वंदना के किन्हीं दो भागों का हिंदी में अनुवाद कीजिए। वैदिक वंदना फर्स्ट। तौ मादिदेवः पुरुषः पुराणा तमस्य विश्वस्य परम निधानम व्यक्तासि वेदयम च परम च धाम त्वया तवम विश्व मनंत रूप। हिंदी अनुवाद इसका देख लेते हैं। हिंदी अनुवाद है, आप आदिदेव और प्राचीन पुरुष हो, आप इस संसार के श्रेष्ठ निधान यानी आश्रय हो तथा जानने वाले हो और जानने योग्य हो, एवं परम धाम हो है अनंत रूप वाले आपसे संसार व्याप्त है। वैदिक वंदना सेकेंड। इसको देख लेते हैं। ललित कलामयी ज्ञान विभामयी वीणा पुस्तक धारिणी मति रास्तव नौ तव पद कमले आई कुंठा विषहारिणी जय जय है भगवती सुरभारती तय चरणों प्रणाम। हिंदी अनुवाद देख लेते हैं। हिंदी अनुवाद है, वीणा पुस्तक धारण करने वाली देवी तुम ललित कला से युक्त तथा प्रकाश स्वरूप हो। है कुंठा रूपी विष को दूर करने वाली देवी, तुम्हारे चरण कमलों में मेरी मति आस्था रहे। हे सरस्वती देवी, तुम्हारी जय हो। हम सब तुम्हारे चरणों में प्रणाम करते हैं। सेकेंड हो जाता है, नीचे लिखे नीति परक श्लोक का अर्थ लिखिए। रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवम विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा एव किंशुका। उत्तर में हो जाता है, यानी जो इसका अर्थ है यहाँ पे कह रहे हैं, नीचे लिखे नीति परक श्लोक का अर्थ लिखिए। अर्थ में हो जाता है, व्यक्ति चाहे कितना भी रूपवान हो, यौवन से परिपूर्ण हो, उसने किसी भी महान कुल में जन्म लिया हो, यदि वो विद्या रूपी धन से वंचित है तो उसकी वही स्थिति होती है जैसे बिना सुगंध के टेसू के फूल की होती है। यानी यहाँ पे कहने का मतलब ये हो जाता है कि व्यक्ति चाहे कितना भी सुंदर हो, कितना भी खूबसूरत हो, लेकिन क्या होता है, वो कितने भी ऊंचे कुल में जन्म लिए हो, यानी कोई ऊंचे कुल में जन्म लेने से बड़ा नहीं हो जाता है। कोई अमीर घराने में जन्म लेने से अमीर नहीं हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो तो उसके पूर्वजों का है, उसके पिता का है, लेकिन उसने क्या बनाया है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि कोई चाहे कितना भी रूपवान हो, यानी कितना भी सुंदर हो, यौवन से परिपूर्ण हो, उसने किसी भी महान कुल में जन्म ले लिया हो, यानी उसका कुल महान हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि वह विद्या रूपी धन से वंचित है, अगर उसको ज्ञान नहीं है, ठीक है ना, विद्या रूपी धन से वंचित है, तो उसकी वो स्थिति होती है जैसे बिना सुगंध के टेसू की फूल की होती है। यानी अगर किसी जो टेसू का फूल है उसमें सुगंध नहीं है तो उस
उस फूल का क्या फायदा। तो यहाँ पे जो शिक्षा है उसको सुगंध माना गया है, यानी मनुष्य कितना भी रूपवान हो, कितना भी सुंदर हो, कितना भी ऊंचे कुल में जन्म लिए हो, लेकिन अगर उसने शिक्षा प्राप्त नहीं की है, वो शिक्षित नहीं है, तो उसका बेकार है ना। तो यहाँ पे ये चीज हो जाती है। उसके बाद है नीति का कोई श्लोक लिखिए। निंदतु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्ति लक्ष्म्याः समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम अद्येव वा परणमस्तु युगांतरे वा न्यायात पथा पर विचलन्ति पदम न धीरा। हिंदी अनुवाद देख लेते हैं। नीति में निपुण यानी कुशल, निपुण का मतलब क्या होता है, कुशल होता है, कुशल होता है। लोग निंदा करें अथवा स्तुति करें, लक्ष्मी आए या इच्छानुसार चली जाए, आज ही मृत्यु हो या युग के बाद हो, किंतु धीर पुरुष न्याय के पक्ष में कभी विचलित नहीं होते, अर्थात हटते नहीं हैं। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि निंदन्तु नीति निपुणा यदि वह स्तुवन्तु, यानी नीति में निपुण कुशल लोग, जो कुशल होते हैं, महान होते हैं, ऊंची सोच वाले होते हैं, तो उनका क्या होता है कि निंदा करे अथवा स्तुति करे, लक्ष्मी आए या इच्छा अनुसार चली जाए। यानी जो अच्छे लोग होते हैं, कुशल लोग होते हैं, उनकी कोई बुराई करे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई इनकी निंदा, यानी निंदा का मतलब बुराई ही तो होता है ना, अथवा स्तुति करे मतलब उनके पीठ पीछे उनकी बुराई करे या उनके सामने उनको बुरा भला कहे, लक्ष्मी आए या इच्छा अनुसार चली जाए, पैसा उनके पास हो या ना हो, क्योंकि लक्ष्मी तो अपनी इच्छा अनुसार किसी के पास भी आ सकती है और कहीं से भी जा सकती हैं, तो इससे भी फर्क नहीं पड़ता। आज ही मृत्यु हो यानी मृत्यु हो मनुष्य की या वो युग के बाद हो, लेकिन क्या है, पुरुष न्याय के पक्ष में कभी विचलित नहीं होते। ऐसे जो मनुष्य होते हैं यानी जो कुशल लोग होते हैं, उनकी कितनी भी बुराई हो, उनको कितना भी बुरा कहा जा रहा हो, उनके पास धन हो ना हो, लेकिन वो विचलित नहीं होते हैं, अर्थात अपने रास्ते से वो नहीं हटते हैं, वो सीधी राह पर ही चलते हैं। यहाँ पे कहने का मतलब ये हो जाता है। उसके बाद चलते हैं, देखते हैं। प्रश्न है, येषम ना विद्या ना तपो ना नादम ज्ञानम ना शील ना गुणो ना धर्मा ते मरते लोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगशरन्ति। यानी क्या है, उपयुक्त श्लोक का हिंदी भावार्थ लिखिए। इसमें हिंदी भावार्थ लिखने के लिए बोल रहे हैं, समझ लेते हैं। हिंदी भावार्थ हो जाता है, जिसके पास ना विद्या है, ना तप है, ना ज्ञान है, ना शील है, ना धर्म है, वे पृथ्वी पर भार स्वरूप होते हैं, उन्हें मनुष्य के रूप में पशु ही समझना चाहिए। यानी क्या कह रहे हैं, येषम ना विद्या ना तपो ना दानम, यानी जिनके पास ना ज्ञान है ना, जो पढ़े लिखे नहीं है, ना तप है ना ज्ञान है, वो क्या है, ज्ञानम न शील न गुणो न धर्म ते मरते लोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगशरन्ति। यानी क्या है, वे पृथ्वी पर सिर्फ भार स्वरूप हैं और मनुष्य के रूप में वो क्या है, वो पशु ही उनको समझना चाहिए। क्योंकि कहते नहीं, जा से जालिम होता है, जा से जाहिल होता है और जा से जल्लाद भी होता है, ठीक है ना। तो अगर उसको ज्ञान नहीं है और उसमें धैर्य नहीं है, तो वो क्या है, वो मनुष्य नहीं है, और वो क्या है, मनुष्य का रूप तो उसको मिल गया है, लेकिन वो पशु स्वरूप है। क्योंकि जैसे पशु को कुछ भी नहीं आता है, अगर वो किसी का नुकसान कर रहा है तो मतलब उसको ये नहीं कि हम ये नुकसान कर रहे हैं। मान लीजिए जैसे चूहे कपड़े काट रहे हैं, ठीक है, उनको ये नहीं पता ये कितने कॉस्टली हैं, कितने अच्छे हैं, या इनके काम के हैं नहीं है, लेकिन उनका काम है काट देना, है ना। तो वो क्या है, वो जीव है, वो पढ़ा लिखा नहीं है, उसको कुछ पता नहीं है कि वो नुकसान है या फायदा है। तो इसी तरह से जो मनुष्य होता है उसको ज्ञान नहीं होता है, वो दूसरों को समझता नहीं है,
तो वो क्या है, उस किसी का भी नुकसान हो रहा, कुछ भी हो रहा, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी क्या है, वो मनुष्य का उसने जन्म तो ले लिया, लेकिन वो मनुष्य नहीं है ना, वो क्या है, पशु मात्र है, उसको पशु ही समझना चाहिए। इस तरह से यहाँ पे हो जाता है। अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन है, अपनी पाठ्य पुस्तक से 4 पंक्ति का कोई श्लोक लिखिए। अब यहाँ पे 4 पंक्ति की बात की गई है और यहाँ पे आपका 2 पंक्ति लिखी है, तो आप ऐसा करें, मैं आप लोगों को दूसरी श्लोक लिखा देती हूँ, क्योंकि 4 पंक्तियाँ आपको करनी है। अब यहाँ पे 2 हैं तो फिर बात भी नहीं बनेगी, है ना, क्योंकि फिर नंबर कट के आएंगे। यहाँ पे देख लेते हैं, आपका श्लोक हो जाता है, 4 पंक्ति का लिखना है ना, तो 4 पंक्ति इसमें देख लेते हैं। माता शत्रु पिता बेरी येन बालो न पाठिता न शोभते सभा मध्य हंस मध्य वको यथा। अर्थात इसका हिंदी अनुवाद क्या हो जाता है, वो माता शत्रु यानी माता दुश्मन होती है और पिता बेरी होता है, जिसने अपने बच्चे को नहीं पढ़ाया। जैसे हंसों के बीच में बगुला शोभा नहीं देता। देखिए, हंस और बगुला लगता है एक जैसा, लेकिन एक है नील क्षीर विवेका। जब दूध और पानी को अलग करने की बारी आती है तो उसकी पहचान हो जाती है, यानी हंस को पहचान लिया जाता है और बगुले को पहचान लिया जाता है, दोनों का रंग समान होता है। तो इसी तरह कहा जा रहा है कि वो माता दुश्मन होती है और जो पिता है वो बेरी होते हैं, जिसने अपने बच्चों को नहीं पढ़ाया। जैसे हंसों के बीच में बगुला शोभा नहीं देता है, ऐसे ही सभा में बिना पढ़ा बच्चा भी शोभा नहीं देता है। भले वो कितना भी सुंदर हो, कितना भी खूबसूरत हो, लेकिन अगर वो पढ़ा लिखा नहीं है तो वो सभा में बैठेगा तो वो अपना दिखा देगा जरूर रूप, है ना। तो रूप से नहीं होता है कुछ, रूप तो बात की बात होती है, लेकिन पहले ज्ञान जरूरी होता है। इस तरह से ये आपकी 2 लाइनें कंप्लीट हो जाती, 2 लाइनें और कंप्लीट कर देते हैं। नस्ति लोभ सबो व्याधिया नस्ति क्रोध सबो रिपुआ नस्ति दरिद्रः वद दुखम नस्ति ज्ञान वाय सुखम। यानी लोभ के समान कोई दूसरा रोग नहीं है। यानी आपको लोभ है, बस हमको मिल जाए, कुछ हमको जल्दी से मिल जाए, हमको कोई मेहनत ना करनी पड़े, बस जो भी है जिसके पास, किसी के पास वो चीज़ है, बस वो हमको ही मिल जाए, ऐसा ही ना। तो लोभ के समान कोई दूसरा रोग नहीं है। और ये किसके समान है, तो वो रोग के समान है। क्रोध के समान कोई शत्रु नहीं है। जैसे आप बहुत गुस्सा रखते हैं तो गुस्से से बड़ा कोई दुश्मन नहीं है, क्योंकि कहते नहीं, पल भर का गुस्सा आपका भविष्य बिगाड़ सकता है। आपने गुस्से में कोई फैसला ले लिया, ठीक है, आप बहुत गुस्से वाले हो, तो क्या होता है, जिसमें आपका भविष्य बिगड़ सकता है। अगर आप गुस्सा कम करेंगे, लोगों को समझेंगे, सामने वाले की बात को सुनेंगे, फिर वो अपनी बात कहेगा। कहते नहीं, बात से ही बात बनती है। तो जब डिस्कस करेंगे, अच्छे से पेश आएंगे, ये नहीं हर वक्त गुस्सा गुस्सा, तो आपका गुस्सा कोई क्यों सहेगा भाई, यही कहेगा आप हमारे लिए तो एक गिनती हो, है ना। तो गिनती हो तो आप नहीं सही, कोई और सही। भाई जो हमसे प्यार से बोलेगा हम उससे बात कर लेंगे, आपसे हम क्यों बात करेंगे। तो यही चीज यहाँ पे हो जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे समझ लेते हैं, लोभ के समान कोई दूसरा रोग नहीं है, क्रोध के समान कोई शत्रु नहीं है। और क्रोध आपकी ऐसी चीज है, यानी जो क्रोध है, गुस्सा है, वो ऐसी चीज है, आपको सभी का शत्रु बना देता है, यानी दुश्मन बना देता है। क्योंकि भाई आप किसी से ऊंची आवाज में, किसी से अपशब्द कहेंगे तो सारे आपके दुश्मन ही तो बन जाएंगे। दरिद्रता के समान कोई दुख नहीं है। दरिद्रता वो नहीं होती है जो आपको पैसों से मिले, है ना। पैसा तो आनी जानी चीज है, वो जिसके पास चाहेगा रहेगा, जिसके पास चाहेगा नहीं रहेगा। तो दरिद्रता के समान कोई दुख नहीं है और ज्ञान से बड़ा कोई सुख नहीं है। कहते नहीं, आपको ज्ञान है, हर चीज का कोई बंटवारा कर सकता है। जैसे आपके पास पैसा है, उसको कोई छीन सकता है, चोरी भी कर सकता है, आपको उसको तिजोरी में रखना होता है,
कि बस किसी तरीके से ये हमारा बच जाए धन। लेकिन ज्ञान ऐसी चीज है जिसको आप जितना उभारेंगे, जितना निखारेंगे, कहते नहीं कि वो सोने से कुंदन बन जाता है। कुंदन मतलब क्या होता है कि सोने का ही रूप होता है, लेकिन उसको तपाया जाता है, आग दिखाई जाती है, उसके बाद वो तप के जब बाहर निकलता है तो वो कुंदन बन जाता है। यानी ज्ञान से बड़ा कोई सुख नहीं होता। और जो ये सुख होता है ये सबसे बड़ा सुख होता है, ना तो इसको कोई छीन सकता है, ना इसको कोई चुरा सकता है, और ये आप ही के पास रहेगा। और एक चीज और है, जैसे आपने धन बांटा है ना, तो आपका खत्म तो नहीं होता है। कहते हैं अगर 1 रुपया आप किसी को देंगे तो आपको कहीं ना कहीं से 10 रुपए मिलेंगे जरूर, क्योंकि इसमें क्या होता है, जैसे बोलते नहीं कि उर्दू भाषा में कि बरकत हो जाती है। लेकिन बात वहां पे नहीं हो रही, बात यहाँ पे हो रही है कि धन है तो आप खर्च करोगे तो खर्च हो जाएगा, है ना। लेकिन ज्ञान है, आप जितना ज्यादा खर्च करोगे उतना ज्यादा बढ़ेगा। तो ये चीज यहाँ पे हो जाती है। और वो जो सुख होता है उस सुख से बड़ा कोई दुनिया में सुख नहीं है। ठीक है ना, यहां तक आपका हो गया। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है काम चेष्टा वको ध्यानम श्वान निद्रा तदेव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी चल लक्षणम। यानी कह रहे हैं, इसका हिंदी अनुवाद कर लेते हैं। इसका हिंदी अनुवाद क्या हो जाता है, काम चेष्टा वको ध्यानम, यानी कौए की तरह चतुर, बगुला की तरह ध्यान करने वाले, श्वान की तरह कम निद्रा तथा कम खाने वाला, गृह का त्याग करने वाले ही विद्यार्थी के 5 लक्षण हैं। यानी क्या है, जो विद्यार्थी होता है उसको क्या क्या करना होता है, कौवे की तरह चतुर रहना पड़ता है। भाई जब वो चतुर नहीं रहेगा, उसको अपने एक टाइम के अकॉर्डिंग अपना सब वर्क करना रहता है कि हमको किस टाइम क्या करना है, कौन सी चीज पढ़नी है। अब आप लोगों के एग्जाम आ रहे हैं, जब तक आप लोग कौवे की तरह चतुर नहीं होंगे कि हमको क्या क्या चीजें पढ़नी है, कहाँ से हमको नोट्स ऐसे मिल जाए जो हम जल्दी से अच्छे से उसकी तैयारी कर ले और हम एग्जाम अच्छे से दे पाए, तो ये क्या हुआ, ये चतुरता हुई। उसके बाद बगुले की तरह ध्यान करने वाले। अब आप ध्यान नहीं देंगे तो कैसे बनेगा, यानी बगुले की तरह ध्यान देने वाले। श्वान की तरह कम निद्रा, अब आप सोते ही रहेंगे, नहीं 24 घंटे हैं तो मान लो नहीं भाई हम 8 से 9 घंटे 10 घंटे नींद जरूर लेंगे। लेकिन जब आप विद्यार्थी जीवन में हो, पढ़ रहे हो, आप इतना सोओगे, इतनी नींद लोगे तो आप अपना सिलेबस कैसे कंप्लीट कर पाओगे, है ना। तो विद्यार्थी जीवन में कम निद्रा यानी कम सोना भी, और कम खाने वाला और गृह का त्याग करने वाले ही विद्यार्थी के ये 5 लक्षण हो जाते हैं। ठीक है ना। अर्थात एक विद्यार्थी को कौवे की तरह जानने की चेष्टा, भाई आप जानेंगे नहीं कि कौन कौन सी चीज कहाँ पे कितनी हमको पढ़नी है, कितनी सीखनी है, वही चीज तो हो गई। और बगुले की तरह मन लगाकर यानी ध्यान देकर, अब आप बगुले की तरह हर चीज पे ध्यान देंगे कि हम वही चीज अभी जो डिस्कस कर चुके हैं कि बहुत ज्यादा आप ध्यान देंगे कि कौन सा क्वेश्चन आने वाला है, ये श्लोक भी हम फटाफट से रट लें और इसका अनुवाद भी सीख लें। अगर सीखेंगे नहीं तो हम एग्जाम में लिखेंगे क्या, तो इस तरह से हो जाता है। और क्या है यहाँ पे कि ध्यान लगाकर, और कम सोना चाहिए, काम से काम और आवश्यकता अनुसार खाना चाहिए, यानी अपने काम से काम रखना चाहिए। कोई दुनिया में क्या कर रहा है हमसे कोई मतलब नहीं है, कोई कुछ भी करे। जहाँ पे आपसे कोई मशवरा लिया जाता है, कोई चीज पूछी जाती है, आप उसका जवाब दे। लेकिन खामखा ये नहीं है किसी में भी वही टांग अड़ाने वाली बात कि कोई बोल रहा है हम उसमें टांग अड़ा दें। हमारे पास भाई इतना टाइम कहाँ है, क्योंकि हमको क्या, विद्यार्थी जीवन है। और विद्यार्थी जीवन में अगर हम ये सारे काम करेंगे, किसी की भी मामले में हम इंटरफेयर कर रहे हैं, बोल रहे हैं, बिना सोचे समझे बातें कर रहे हैं, तो फिर हमारे विद्यार्थी जीवन से कोई फायदा भी नहीं और हमें ऐसा करना भी नहीं है, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है। वही चीज तो हो गई। और अपने काम से काम और आवश्यकता अनुसार खाना चाहिए, क्योंकि खाना भी जब जरूरत पड़े तभी खाना चाहिए, है ना। हर वक्त आप खाते रहेंगे तो आलस आएगा, और जब आलस आएगा तब आपको नींद आएगी, और जब नींद आएगी तो आप पढ़ाई क्या करेंगे, है ना। और गृह त्यागी होना चाहिए। और ये भी है कि अगर आपको गृह त्याग करना पड़े, जैसे आपको आगे पढ़ना है, आगे बढ़ना है, तो अपना घर भी छोड़ना पड़े तो कोई इश्यू नहीं है, छोड़ के आप जाए। क्योंकि जाते नहीं भाई, आप लोग एग्जाम देने जाते नहीं है, और अभी जॉब लग जाए बाहर तो क्या है, आपको जाना रहेगा, या आपको स्टडी कंटिन्यू करने के लिए आपको बाहर जाना पड़ेगा, यानी गृह को त्याग करना रहेगा।
यही 5 लक्षण एक विद्यार्थी के होते हैं, यानी जो ये 5 लक्षण हैं वो किसके होते हैं, तो विद्यार्थी के होते हैं। स्टूडेंट लाइफ में ये सब होते हैं। निम्नलिखित शब्दों का हिंदी में अर्थ लिखिए। मक्षिका, बहवा, माँ, तक्रम। मक्षिका का मतलब होता है मक्खी और बहवा का मतलब होता है बड़ी संख्या। माँ यानी नहीं, मत। तर, कर्म, छाछ होता है। छाछ वो जो दूध से निकलती है, जब मट्ठा बनाया जाता है, घी और मट्ठे को अलग किया जाता है, वही वाली छाछ तो होती है ना। निम्नलिखित संस्कृत शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। मनोरथा, सज्जनः, वसंतोत्सवः, मध्वर्यः। यानी इसका शब्द क्या है, मनोरथा। अब इसका संधि विच्छेद कर दे, मनः प्लस रथा, यानी यहाँ पे ध्यान दीजिए। देखिए मनोरथा में क्या होगा, मनः, माँ खाली ना खाली, और आपका जो ये विसर्ग होता है ना, मनः प्लस रथा। सज्जना, सत प्लस जना, यानी सत जन। ये आपका आधा जा और पूरा जा है, इसको आप खत्म करके आप क्या करेंगे, आधे जा को तो ता में और नीचे हलंत यानी आधा ता आप कर देंगे। सत जना, वसंतस्वः, वसंतस्वः यानी वसंत प्लस उत्सव, और मध्वर्यः यानी मधु प्लस अर्यः। प्रधानाध्यापक एवं इत्यादि शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। प्रधानाध्यापक यानी प्रधान प्लस अध्यापक क्या हो जाता है, प्रधानाध्यापक। अब यहाँ पे समझ लें, देखिए प्रधानाध्यापक में प्रधान आपने ले लिया और जो ये आ की मात्रा है इसको आपने छोटा आ लिख दिया है ना, तो ये आपका हो गया प्रधान प्लस अध्यापक। फिर इत्यादि यानी इत्यादि, आधा ता को आपने क्या किया, छुट्टी की मात्रा और आदि, इत्ति आदि आपने कर दिया, ठीक है ना। तो प्रधानाध्यापक यानी प्रधान प्लस अध्यापक, इत्यादि यानी इति प्लस आदि हो जाता है। अधोलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। नदीशः इत्यादि, उज्ज्वल, निश्चला। अब देखिए यहाँ पे उज्ज्वल की अगर बात की जाए तो आपका यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि उज्ज्वल जब आपका शुद्ध होता है तो शुद्ध इस तरह से नहीं होता है। उज्ज्वल आपका शुद्ध इस तरह से नहीं होता है, उज्ज्वल आपका शुद्ध इस तरह से होता है, यानी दो जो जा हैं तो दोनों जा आधे होते हैं। खैर यहाँ पे ये चीज़ नहीं पूछी गई, लेकिन मैंने आप लोगों को बता दिया कि अगर आप लोगों के ऑप्शन वाले क्वेश्चन में ऐसा आ जाता है तो आप इस पे ना टिक करके आप इस पे टिक करेंगे, अगर ये दोनों होंगे तो, और अगर ये है ही नहीं तब आपको इस पे टिक करना रहेगा। ये आप लोगों के लिए सीटेट, सुपर टेट उसके लिए आप लोगों के लिए, और हो सकता है इसमें आ जाए, क्योंकि जो चीज़ सही है वही तो आएगी, है ना, तो हो सकता है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब देख लेते हैं क्या करें। नदीशः इत्यादि, उज्ज्वल, निश्चल, यानी नदीशः तो नदी प्लस ईश, नदीश, इत्यादि, इति प्लस आदि, उज्ज्वल, उत प्लस ज्वल, निश्चलः, निः प्लस चल, ये सब हो जाते हैं। निम्न संस्कृत शब्दों का संस्कृत तथा हिंदी में वाक्य प्रयोग कीजिए। अहर्निशम, अंतेरण, श्वः, ध्रुवाम, मृषः, सांप्रतम, स्वास्ति, सार्धाम। अब देख लेते हैं। अहर्निशम दिन रात, अहर्निशम मतलब दिन रात। रामा अहर्निशम पठत, यानी राम दिन रात पढ़ता है। जैसे आप लोग को शब्द दे दिया जाता है कि इसके मतलब जैसे हिंदी में वैसे ही तो है, तो आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो अहर्निशम यानी दिन रात होता है। अब इसका जो है आपको क्या बनाना है, आपको वाक्य पूरा बनाना है। तो रामा अहर्निशम पठति, यानी राम दिन रात पढ़ता है। अंतरेण मतलब बिना होता है, अंतरेण का मतलब क्या होता है, तो बिना होता है। विद्या अंतरेण नरः पशु अस्ति, यानी विद्या के बिना पशु, मनुष्य जो है क्या है, तो पशु है ना, विद्या के बिना, यानी पशु मतलब जानवर है ना, तो वही चीज हो जाती है। श्वः यानी कल, श्वः मम परीक्षा भविष्यति, यानी कल मेरी परीक्षा होगी। ध्रुवम अवश्य, ध्रुव मतलब अवश्य। क्रोधः ध्रुवम नाशय भवति, यानी क्रोध अवश्य नाश के लिए होता है। क्या कह रहे हैं कि अवश्य जो गुस्सा होता है वो किसके लिए होता है, वो सिर्फ नाश के लिए होता है। गुस्से में आप देखो, अगर आप बहुत ज्यादा गुस्सा हो तो कुछ ना कुछ आप गलत कर ही दोगे। गुस्से में अगर
आप किसी से झगड़ा कर रहे हो तो आपके चोट लगेगी है, यानी कि अपने आप को क्या करना है, गुस्से से बचाना है, यानी क्रोध से बचाना है। ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ का ख्याल रखें कि गुस्सा ना करें। ध्रुवम अवश्य यानी क्रोधम ध्रुवम नाशय भवति, क्रोध अवश्य नाश के लिए होता है। मृषा यानी झूठ, अहम मृषा न वादामि, मैं झूठ नहीं बोलता, यानी अहम मृषा न वादामि। सांप्रतम अब, साप्रतम राधा गाष्यति, यानी अब राधा गाएगी। स्वस्ति यानी कल्याण, प्रजभव, स्वस्ति यानी प्रजा का कल्याण हो। सार्धम साथ, सह मया सार्धम गमिष्यति, यानी वह मेरे साथ जाएगा। क्वेश्चन आपका हो जाता है, निम्नलिखित संस्कृत शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अत्र तदा अध सर्वदा तावत समया साकं देहि लिखन्तु कृतवान् अस्माकं बालकः पठन्ति युवं कृत विद्यालये छात्रा भवति रामाय हस्ताभ्यां भगवता सर्वेषु, यानी इसके क्या करने आप लोगों को निम्न संस्कृत शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करना है। अत्र यानी अत्र छात्रा पठन्ति, तदा किम भविष्यति, अध अहम अध पाठम न अपठम, सर्वदा सत्संगति सेवनीया, तावत तावत त्वं लिख्या, समया ग्रामं समया मदिरम अस्ति, साकं मया साकं तवं न चलिष्यसि, देहि रामय फलं देहि, लिखन्तु बालका पत्रं लिखन्तु, कृतवान् राघवा स्वकार्य कृतवान्, अस्माकं भारतः अस्माकं मातृभूमिः अस्ति। बालका विद्यालय गच्छन्ति, पठन्ति, छात्रा पुस्तक पठन्ति, है ना, छात्र पुस्तक पढ़ते हैं। युवं गृह गच्छन्ति, कृत पठसि, विद्यालयः अयम् अस्माकं विद्यालयः अस्ति। छात्रा अध्ययनं कुर्वन्ति, भवति प्रातःकाले सूर्योदयः भवति, रामय दुग्ध रोचति, हस्तभ्यां कृषक हस्ताभ्यां बीजं वपति, भगवतः विष्णुना गजः रक्षते, सर्वेषु कविषु कालिदासः श्रेष्ठः अस्ति। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है, लेखन में अशुद्धियों के क्या कारण है, विस्तार से बताएं। लेखन में अशुद्धियों के कारण हो जाते हैं, यदि बच्चों को देवनागरी लिपि का समुचित ज्ञान नहीं होता है तो वे अक्षर विन्यास संबंधी अनेक प्रकार की त्रुटियां करते हैं। यथा ढा ये अनुस्वार यानी जो ऊपर एक बिंदी लगती है, अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु, सा शा पिछली शा तथा रा संबंधी त्रुटियों के पीछे लिपि का अपूर्ण ज्ञान ही प्रमुख कारण है। मात्राओं का पूर्ण ज्ञान न होने के कारण ही बच्चा अक्षर विन्यास संबंधी अशुद्धियां करता रहता। यथा ई ऊ इनका मात्राओं की अशुद्धियों तो प्रायः देखने में आती हैं। भले ही हिंदी एक वैज्ञानिक भाषा है और इसकी लिपि भी वैज्ञानिक है, लेकिन अशुद्ध उच्चारण के कारण वर्तनी में भी शुद्धता उत्पन्न हो जाती है। अनेक बार असावधानी के कारण भी अक्षर विन्यास संबंधी अशुद्धियां उत्पन्न हो जाती हैं। वर्णलोप, स्थान परिवर्तन, मात्राओं की अशुद्धियां आदि असावधानी यहाँ पे है, असावधानी के कारण ही उत्पन्न होती हैं और उनकी ओर उचित ध्यान नहीं दिया जाता है। कभी कभी अति शीघ्रता के कारण भी अक्षर विन्यास की त्रुटियां हो जाती है। विशेषकर बच्चे ढा शिरोरेखा, हलंत बिंदु आदि की ओर ध्यान नहीं देते। यानी क्या है, जैसे शिरोरेखा अब आप लिखते चले गए, जैसे रगड़ लिखना है, ऐसे छोड़ दिया रगड़ से, इस तरह से शिरोरेखा पर ध्यान ही नहीं दिया, तो ये क्या, ये अशुद्धियां ही तो हैं। पूर्ण विराम, अर्ध विराम ये सब नहीं लगाए, ये अशुद्धियां ही तो हैं, है ना। जिन बच्चों को व्याकरण के नियमों का ज्ञान नहीं होता है वे तो निश्चित से अक्षर विन्यास संबंधी त्रुटियां करते रहते हैं। इसके लिए अक्षर विन्यास संबंधी आवश्यक शिक्षा बच्चों को दी जानी चाहिए। इसके लिए 8वीं या 10वीं की कक्षाओं में संधि समास आदि का समुचित ज्ञान कराया जाना चाहिए। यदि बच्चों को व्याकरण का समुचित ज्ञान होगा तो उनके अक्षर विन्यास में कम से कम त्रुटियां होंगी। यह देखने में आया है कि आज ऐसे लोग अध्यापन कर रहे हैं जिनकी रुचि अभ्यास में है,
है ही नहीं, फलस्वरूप वे भाषा का अशुद्ध उच्चारण करते हैं और अशुद्ध लिखते हैं, अतः छात्र भी अक्षर विन्यास की त्रुटियां भी करते रहते हैं। यानी यहाँ पे क्या है, जैसे भाई अध्यापक जैसे पढ़ाएगा वैसे ही तो बच्चे सीखेंगे, कभी कभी उसमें त्रुटियां हो जाती तो बच्चों में भी त्रुटियां आ जाती। यानी सही पढ़ाएंगे तो सही बच्चे सीखेंगे, गलत पढ़ाएंगे, हालांकि गलत कोई भी अध्यापक नहीं पढ़ाता, लेकिन अगर किसी वजह से त्रुटि हो गई तो बच्चे भी वैसा ही सीख लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये भी हो जाता है। कुछ अध्यापक संशोधन कार्य को अतिरिक्त बोझ मानते हैं और छात्रों को घर के लिए लिखने का कार्य नहीं देते। छात्र जब तक अभ्यास नहीं करेंगे तब तक शुद्ध कैसे लिख पाएंगे। यानी कहते हैं कि अभ्यास से ही, अभ्यास करते करते ज्ञान में बढ़ोतरी होती है, और जब अभ्यास ही नहीं करेंगे तो बच्चे सीखेंगे क्या, है ना। प्रांतीय बोलियों और उपबोलियों के प्रभाव स्वरूप भी बच्चे में उच्चारण संबंधी त्रुटियां उत्पन्न हो जाती हैं। आगे चलकर बच्चा लिखने में भी अशुद्धियां करने लगता है। उदाहरण के रूप में हरियाणवी बच्चे पिछली सा को बड़ा सा या छोटा सा यानी सपेरे वाला सा उच्चारण करते हैं। जैसे शा है तो सा बोलेंगे, सा है तो शा बोलेंगे। वे सड़क को सड़क और शक्ति को शक्ति लिखते हैं, है ना। कुछ लोग क्या कहते हैं, स्कूल को स्कूल बोल देते हैं, तो ये चीज क्या है, ये गलत चीज है ना। यानी अशुद्धियां हैं, इनमें शुद्ध नहीं है। अनेक बार देखने में आया है कि बच्चे सामयिक तनाव की स्थिति में भी लिखते समय अपना संतुलन खो बैठते हैं और उनकी वर्तनी में भी अशुद्धियां उत्पन्न हो जाती है। इसका मतलब ये होता है कि तनाव, बच्चों को क्या होता है, कुछ बच्चों के घर का माहौल ऐसा होता है जिनमें उन बच्चों को बोलने नहीं दिया जाता है, उनको बात नहीं करने दिया जाता है, उनको यही नहीं समझा जाता कि वो इंसान भी है ना। तो बच्चे क्या करते हैं, घर में इतने दबे दबे रहते हैं, तो जब बाहर जाते हैं तो यानी जब बाहर जाते हैं, बाहर का मतलब जैसे भाई बच्चे ने घर में जन्म लिया, ठीक है, उसके बाद पड़ोस में गया, उसके बाद वो विद्यालय में गया, और विद्यालय में गया तो अब वो यही समझ रहा है कि हम जैसे घर में हमें नहीं बोलने दिया जाता, हमें विद्यालय में भी ऐसे नहीं बोलने दिया जाएगा, हम नहीं बोल सकते, अगर हम बोलेंगे तो हम पे मार पड़ेगी, ये चीज हो जाती है। बच्चे सोच रहे हैं, मगर ऐसा विद्यालय में होता नहीं है। लेकिन जब उनको घर में ही इतना दबा के रखा गया है तो बच्चे बाहर क्या बोलेंगे, तो बच्चे क्या करते हैं, उसमें भी अशुद्धियां करते हैं, वो इतना दब जाते हैं, उनका मानसिक उसमें इतना तनाव आ जाता है कि बच्चे आगे बढ़ने की सोच ही नहीं पाते हैं, है ना। तो इस तरह से भी हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन हो जाता है, लेखन शिक्षण की प्रमुख विधियां कौन कौन सी होती हैं, वर्णन कीजिए। फ्रेंड्स, अगर सेशन आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज एक लाइक जरूर करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें। तो लेखन शिक्षण की विधियां, इसको समझ लेते हैं। लेखन में कौशल विकास हेतु जो विधियां अपनाई जाती हैं उनमें प्रमुख विधियां अग्र प्रकार है यानी निम्नलिखित है। मॉन्टेसरी विधि हो जाती, इस विधि में सबसे पहले गत्ते या लकड़ी के बने अक्षरों पर हाथ फेरने को कहा जाता है। जब उनकी उंगलियां सध जाती हैं तब स्वतंत्र रूप से वर्ण लिखने को कहा जाता है। यानी मॉन्टेसरी विधि में क्या हो जाता है, दफ्ती पर या इस तरीके से, जैसे फ्रोबेल विधि नहीं होती है कि उसमें भी इस तरह से, लेकिन ये मॉन्टेसरी विधि है। और एक जो अंधे बच्चों को पढ़ाया जाता है, जो मतलब आंखों से देख नहीं पाते, तो उनको भी तो स्पर्श करके ही तो पढ़ाया जाता है ना, तो उस तरह से ये हो जाता है। तो बच्चों की उंगलियां ऐसे समझ जाती हैं कि ये छोटा है, ये बड़ा है, तो बच्चे क्या करते हैं, वो चीज सीख जाते हैं और फिर उसी तरह से वो पेंसिल चलाते हैं, और जब पेंसिल चलाते हैं तो वो अच्छे से लिख पाते हैं। यहाँ पे यही कहने का मतलब हो जाता है। और तब उन्हें कटे अक्षरों के बीच पेंसिल चलाकर अक्षर लिखना सिखाया जाता है। नीचे कागज रखकर खाली कटे हुए स्थानों पर पेंसिल चलाने से क्या है, नीचे के कागज पर वर्ण बन जाएंगे और वर्ण लिखने के लिए हाथ से परिचालन का अभ्यास भी बालक को हो जाएगा। रूपरेखा अनुकरण विधि, इस विधि में शिक्षक स्लेट, कॉपी या श्यामपट्ट पर चौक या पेंसिल से वर्ण लिख देता है। छात्र उन लिखे वर्णों या निशानों पर पेंसिल या चौक फेरता है जिससे शब्द या वाक्य उभर कर आ जाते हैं। इस प्रकार बालक वर्णों का लिखना सीख जाता है। अनुकरण विधि, शिक्षक श्यामपट्ट या कॉपी पर कुछ शब्द या वर्ण लिख देता है। बालक लिखे गए वर्णों या शब्दों का अनुकरण करके लिखता है। मनोवैज्ञानिक विधि, लिखना सिखाने के लिए मनोवैज्ञानिक प्रणाली का विशेष महत्व है। मनोवैज्ञानिक प्रणाली में वर्णमाला के अक्षर तथा शब्द
आदि सिखाने की अपेक्षा पूर्ण वाक्य बोलना तथा लिखना सिखाया जाए। बालक जब पूर्ण वाक्य बोलने लगे तथा उसकी कर्मेंद्रियां तथा ज्ञानेंद्रियां मजबूत हो जाएं, तो उसे पढ़ने व लिखने के लिए तैयार करना चाहिए। चित्र विधि, इस प्रणाली में चित्रों की सहायता से बच्चों और शब्दों की सहायता से अक्षर सिखाए जाएं, यानी चित्रों की सहायता से बच्चों को शब्द और शब्दों की सहायता से अक्षर सिखाए जाएं। वास्तव में लिपि का विकास चित्रों की सहायता से हुआ है। अब बच्चों को आप चित्रों से सिखाएंगे, जैसे आपने बच्चों को कहानियां सिखानी स्टार्ट की, तो प्यासा कौवा, तो एक घड़ा बना हुआ है, उस पे कौवा बैठा हुआ है, अब कौवा सोच रहा है, आप उसको चित्र के माध्यम से दिखा रहे हैं, कुछ ऐसे ऐसे डेश डेश करके दे दिया कि कौवा सोच रहा है कि पानी कैसे पिए, फिर उसके माइंड में ख्याल आता है, फिर आप उसको दर्शा दे, फिर एक दूसरा घड़ा बना दे, यानी चित्र के माध्यम से दूसरा घड़ा वहीं पे बना है, उस पे कौवा बैठा हुआ है। तो इस तरीके से क्या हो जाता है, बच्चे कहानी के माध्यम से अच्छे से सीख पाते हैं चीजों को। फिर इस तरह से हो जाता है और बच्चे क्या करते हैं, चित्र के माध्यम से अच्छे से सीख जाते हैं। अब जैसे उसको बच्चों को माँ का ज्ञान देना है, तो माँ बनाए और उसके सामने मछली बना दे, तो बच्चे क्या, माँ से मछली, वो समझ जाएंगे कि ये माँ है क्योंकि ये मछली है ना। गमला है, गाय का ज्ञान देना है, तो गमला बना दे, यानी बच्चों को गाय का ज्ञान हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चे बहुत अच्छे से सीख पाते हैं। पैथोलॉजी की रचनात्मक प्रणाली, इसको समझ लेते हैं। पैथोलॉजी की यह प्रणाली सरल से कठिन सूत्र पर आधारित है। इस प्रणाली में पहले अक्षर लिखना सिखाया जाता है। सबसे पहले अक्षरों की आकृतियों को भिन्न भिन्न टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है, फिर टुकड़ों के योग से उस अक्षर की रचना कराई जाती है। जैकोटॉट विधि, इस प्रणाली में बालकों के समक्ष पूरा वाक्य रखा जाता है। बालक अनुकरण के आधार पर एक एक शब्द को लिखते हैं और मूल वाक्य से मिलाकर उसकी अशुद्धि का पता लगाकर उसे दूर करते हैं। अंत में अध्यापक बालकों की स्मृति के आधार पर संपूर्ण वाक्य लिखने के लिए कहता है। छोटे बालकों के लिए ये विधि जटिल तथा कठिन होती है। कौन सी विधि, तो जैकोटॉट विधि। क्या होता है इस विधि में, तो इस प्रणाली में बालकों के समक्ष पूरा वाक्य रखा जाता है। बालक अनुकरण के आधार पर एक एक शब्द को लिखते हैं, ठीक है ना। लिखना सिखाने से संबंधित मुख्य बातें कौन कौन सी हैं बताएं। लिखना सिखाने से संबंधित मुख्य बातें हैं, जब बच्चों को देखकर व सुनकर सुंदर लेख द्वारा शब्द व वाक्य लिखने का अभ्यास हो जाए, तो उन्हें अपने भाव व विचारों को तार्किक क्रम तथा व्याकरण सम्मत भाषा में व्यक्त करने का अभ्यास कराना चाहिए। लिखते समय बालकों के बैठने का ढंग उचित हो, रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, झुककर लिखने की आदत न डाली जाए। कुर्सी पर बैठते समय बालक के पैर जमीन पर सीधे रहे, घुटने 90% यानी 90% का कोण बनाते हों। लिखने में कॉपी आंखों से 1 फुट की दूरी पर हो। यदि तख्ती पर लिखना है तो वह चौरस व चिकनी हो। काली तख्ती पर खड़िया का प्रयोग होना चाहिए। कलम पकड़ने का ढंग ठीक होना चाहिए। कलम अंगूठे व मध्य उंगली के बीच में हो तथा पहली उंगली कलम के ऊपर रहे। कलम को निब या पॉइंट से 1 इंच ऊपर से पकड़ना चाहिए। हिंदी में लिखने का क्रम बाएं से दाएं होना चाहिए। लिखना सीखने के लिए बालकों को मानसिक रूप से तैयार करना चाहिए। साथ ही यह भी देखना आवश्यक कि उनकी उंगलियां तथा हाथ की मांसपेशियां कलम पकड़ने के योग्य हैं या नहीं हैं। इसके पश्चात शब्दों तथा वाक्यों को लिखना सिखाना चाहिए। जब बालक वर्णों की रचना सीख जाए तब वर्ण मिलाकर शब्द बनाना और उसके पश्चात वाक्य लिखना सिखाना चाहिए। बालकों को सुंदर, सुडौल तथा स्पष्ट रूप से लिखने का अभ्यास कराना चाहिए। लिखना सिखाने को तैयार करने पर उसे विधिवत रूप से वर्णमाला के सभी अक्षरों को लिखना सिखाना चाहिए। लिखने के लिए समय तथा उपयुक्त वातावरण का भी ध्यान रखना चाहिए। कक्षा का वातावरण सुचारू सुरुचिपूर्ण हो। बालकों को सर्वप्रथम उनका नाम लिखना सिखाया जाए। ऐसा करने से बालक प्रसन्नता का अनुभव करता है। बालकों के सामने सुलेख के नमूने प्रस्तुत करने चाहिए जिससे वे अपना लेख सुधार सकें। बच्चों के सुंदर लेख की प्रदर्शनी लगाई जाए। बालकों को सुंदर, सुडौल तथा ठीक अनुपात में सीधे सीधे लिखना चाहिए। लिखना एक कला है, अतः सुंदर लिखने का अभ्यास होना चाहिए। सुलेख सुंदर लेख को कहते हैं। यानी सुलेख किसको कहते हैं, तो सु प्लस लेख यानी सुंदर लेख,
है ना। सुलेख इसीलिए तो कराया जाता है कि बच्चों को लिखना अच्छे से आ जाए और अच्छा अच्छा लिखे, सुंदर सुंदर लिखें, इसी को कहते हैं सुलेख। वाक्य की परिभाषा लिखिए तथा वाक्य के अंग बताए। परिभाषा शब्द या पदों के ऐसे मेल को जिसमें पूर्ण अर्थ का ज्ञान होता है उसे वाक्य कहते हैं। वाक्य के अंग समान रूप से वाक्य दो भागों में बांटा जा सकता है। उद्देश्य विधेय, उद्देश्य जिसके विषय में वाक्य में कुछ बताया जा रहा है वह उद्देश्य कहलाता है। उदाहरण, राम की बहन रीता ने पत्र लिखा, तो ऊपर बताए गए वाक्य में रीता के विषय में बताया गया है, उसने पत्र लिखा है। इस वाक्य में कर्ता है राम की बहन। शब्दों का प्रयोग रीता की विशेषता बताने के लिए किया गया। ऐसे शब्द जो कर्ता की विशेषता बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, कर्ता के साथ ही प्रयोग होते हैं, वे कर्ता का विस्तार करते हैं। विधेय, उद्देश्य के विषय में बताए वाले सभी पद विधेय कहलाते हैं, अर्थात उद्देश्य के विषय में जो कुछ बताया जाता है वो विधेय कहलाता है। उदाहरणार्थ, जीवन के मित्र ने मुझे एक सुंदर पेन दिया, यानी ऊपर के वाक्य में जीवन के मित्र ने उद्देश्य है तथा मुझे एक सुंदर पेन दिया, ये विधेय हो जाता है। ठीक है ना। विधेय के अंतर्गत निम्नलिखित शब्द आते हैं। क्रिया, क्रिया के बिना कोई वाक्य नहीं बनता। जो पद वाक्य में किसी कार्य के होने या करने का ज्ञान कराए वह क्रिया कहलाता है। यथा अजय पुस्तक पढ़ता है। क्रिया का पूरक, कुछ क्रियाओं को अपने अर्थ को पूरा करने के लिए पूरक की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे पद जो क्रिया के अर्थ को पूरा करने में सहायक होते हैं क्रिया के पूरक कहलाते हैं। उदाहरणार्थ, धीरज बीमार था। इस वाक्य में बीमार पद या क्रिया का पूरक है। कर्म, वाक्य के जिस पद पर क्रिया के व्यापार का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। उदाहरणार्थ, महेंद्र प्रताप आम खाता है। इस वाक्य में आम पद कर्म है। कर्म, जो काम किया जा रहा है कर्म है, कर्म का विस्तार। यदि कर्म के पहले उसकी विशेषता वाले पद का प्रयोग हो तो उसे कर्म का विस्तार कहते हैं। उदाहरण, राकेश ने दीपक के छोटे भाई को पढ़ाया। इस वाक्य में दीपक के छोटे पद कर्म का विस्तार है। अन्य विस्तार, जो पद कर्ता के विस्तार, क्रिया के पूरक, कर्म तथा कर्म के विस्तार में नहीं आते, उन्हें अन्य विस्तार में लिखा जाता है। उदाहरणार्थ, पिछले 5 दिन से वह विद्यालय नहीं आ रहा है। इस वाक्य में पिछले 5 दिन से अन्य विस्तार है। रचना के आधार पर वाक्य के भेदों के नाम लिखिए। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं। सरल वाक्य, देखिए यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होती है जब वाक्य के भेद पूछे जाते हैं रचना के आधार पर। और भी तो इस तरह से देखिए, रचना में कितने हैं, रा खाली, चा खाली और ना में आ की मात्रा, ये रचना है। तो यानी रचना के 3 भेद हैं, यहाँ से ऐसे समझ लें। तो कौन कौन से हैं? सरल, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। तो रचना के आधार पर कितने भेद हैं? तो 3 भेद हो जाते हैं। कितने? तो 3। वाक्य के कितने भेद हैं? तो वाक्य के 2 भेद होते हैं। अब वाक्य में कैसे आप याद रखेंगे? व, आधा, का और या। अब एक ये आधा ही है यानी 2.5 है, तो इसकी गिनती नहीं करेंगे, यानी इसमें हम 2 इसको मान लेंगे। भाई ट्रिक तो ऐसे ही बनती है, कुछ घटाया जाता है, कुछ बढ़ाया जाता है। तो वाक्य के भेद 2 प्रकार के होते हैं, अर्थ के आधार पर और बनावट के आधार पर। इस तरह से आपके हो जाते हैं। अब देख लेते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार। साधारण रूप से अर्थ के अनुसार वाक्य के निम्नलिखित भेद किए जा सकते हैं। विधानवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में क्रिया करने अथवा होने का सामान्य ज्ञान हो उन्हें विधानवाचक वाक्य कहा जाता है। उदाहरण देख लेते हैं। वो प्रतिदिन व्यायाम करता है, यानी काम का करना। अब वो क्या कर रहा है? वो कोई काम करना ना, व्यायाम करता है। लता गीत नहीं गाती है, काम का होना। निषेधात्मक वाक्य, निषेधात्मक आप लोग बहुत अच्छे से समझते हैं, जो नेगेटिव होते हैं, जिसमें नहीं का यूज होता है ना। जिन वाक्यों में क्रिया के निषेध का ज्ञान होता है उन्हें निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। उदाहरण, वो प्रतिदिन व्यायाम नहीं करता, यानी नेगेटिव, जिसको इंग्लिश में जो आप लोग नेगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं ना, वही निषेधात्मक हो जाते हैं। ठीक है ना, इस तरह से। और लता गीत नहीं गाती है, काम का ना करना, यानी नेगेटिव है ये, है ना, तो निषेधात्मक है। आप जरूरी नहीं कि यही सेंटेंस आप बनाएं, आप कुछ भी लिख सकते हैं। वो नहीं जाता है, वो नहीं खाता है, वो नहीं सोता है, राम ने आम नहीं खाया, इस तरह से कुछ भी आप बना सकते हैं। जरूरी नहीं यही जो 2 सेंटेंस है इसी को आप बनाएं, है ना, जो आप लोगों को आसान लगे। प्रश्नवाचक वाक्य, मतलब जिसमें प्रश्न चिन्ह लगा होता है। जैसे आपने कोई सवाल किया, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कब हुआ, ऐसा कैसे हुआ, है ना, तो ये सब क्या हो जाते हैं? ये आपके हो जाते हैं
आपके प्रश्नवाचक वाक्य हो जाते हैं। इनको भी समझ लेते हैं। इसमें भी जरूरी नहीं जो एग्जाम्पल लिखे हैं वही आप लिख सकते हो। वो क्यों नहीं गया, वो क्यों नहीं आया, क्यों नहीं मतलब उसने क्वेश्चन किया। तो इस तरह से आपके इसमें भी समझ लेते हैं जो आपका लिखा हुआ है। तो जिन वाक्यों में प्रश्न किए जाने का ज्ञान हो उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण क्या वो प्रतिदिन व्यायाम करता है, यानी उसने क्वेश्चन पूछा। और एक चीज ध्यान रखिएगा, वो इंग्लिश में हो आपका या हिंदी में हो, अगर आपका प्रश्नवाचक वाक्य है तो उसमें आपको चिन्ह जरूर लगाना रहेगा, क्योंकि यही दर्शाता है कि यह प्रश्नवाचक वाक्य है। ठीक है। उसके बाद क्या लता गीत गाती है, तो यहाँ पे भी देखिए प्रश्नवाचक वाक्य मस्ट हो, ये प्रश्नवाचक चिन्ह मस्ट हो जाता है। ठीक है ना। संकेतवाचक यानी संकेत दिया जा रहा है। जिन वाक्य में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर हो उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण, सूर्य अस्त होगा तो अंधकार होगा, यानी क्या है, संकेत है। जब सूरज क्या होगा, जब सूरज छिप जाएगा तो अंधेरा हो जाएगा, यानी क्या है, वो संकेत है। इस वर्ष वर्षा अच्छी होती तो फसल भी अच्छी होती, यानी क्या है, संकेत है। बताया जा रहा है कि अगर वर्षा हो जाती तो फसल भी अच्छी हो जाती, यानी ये संकेत है। अब यहाँ पे समझ लेते हैं संदेहवाचक। संदेहवाचक जिसमें संदेह हो, है ना, तो जिस वाक्य से क्रिया के होने अथवा करने में संदेह मालूम हो उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण, अब तक ट्रेन इलाहाबाद पहुंच चुकी होगी। जैसे आपने कुछ गेस किया कि ऐसा हो चुका होगा, ऐसा हो गया होगा, है ना, ट्रेन आने वाली होगी, अभी कुछ टाइम रह गया है, शायद इतने बजे तक आ जाए, ऐसे करके। तो इसमें क्या है, ये संदेहवाचक है। शायद सोहन आज यहाँ आए, कि शायद, भाई संदेह है, पक्का कंफर्म नहीं है, हो सकता है वो आ जाए, है ना, तो संदेहवाचक। अब इच्छावाचक जिसमें इच्छा होती है ना, तो जिस वाक्य से कर्ता की इच्छा का बोध हो उसे कर्ता की इच्छा, यहाँ पे समझिए कि कर्ता की इच्छा का बोध हो उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण, आज तो कोई खीर खिला दे, यानी ये इच्छा है भाई कि काश कोई आज खीर खिला दे, यानी कि मेरी ये इच्छा है। ईश्वर आपका कल्याण करे। अब किसी को दुआ देना, बददुआ देना, ये अपने मन की बात होती है ना, ये इच्छा पे निर्भर करता है कि आपकी जैसी इच्छा होगी आप उसको वैसा ही, कहते हैं कि आशीर्वाद देंगे, है ना, कि सुखी रहो या दुखी रहो, वो आपकी इच्छा पे है, उसमें सामने वाला कुछ नहीं कर सकता। तो यहाँ पे इच्छावाचक वाक्य हो जाता है। उसके बाद आज्ञा सूचक। आज्ञा सूचक जैसे आपने किसी को आज्ञा दी, है ना, तो जो वाक्य आज्ञा अथवा अनुमति का बोध कराए उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। कि बस तुम कक्षा से बाहर चले जाओ, यानी अब क्या है कि अध्यापक ने बच्चे से कहा कि तुम कक्षा से बाहर चले जाओ। यहाँ पे क्या है, अध्यापक भाई क्या देगा, अध्यापक तो आज्ञा ही करेगा ना। अब आप बैठ सकते हैं, तो ये अनुमति भी हो गई कि भाई आप कहीं गए, या बच्चे से आपने कहा कि उसको अनुमति दे दी कि आप यहाँ पे बैठ सकते हो, अच्छा अब आप बैठ सकते हो, या आप रूम के अंदर आ सकते हो, है ना। तो इस तरह से ये आपका हो जाता है आज्ञावाचक वाक्य। अब विस्मयादि बोधक वाक्य, जैसे किसी का आपने सुन लिया, कोई बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा था, बहुत ज्यादा मेहनत, यहाँ पे ये चीज नहीं कह रहा है, यहाँ पे ये चीज है जैसे कोई आप पढ़ाई कर रहा है और उसको जॉब मिल गई, है ना, उसने बहुत ज्यादा मेहनत की या नहीं की, जैसे भी उसका लक साथ दे गया, जो भी है। अब आपने सुना उसको नौकरी मिल गई, अरे वाह उसको नौकरी मिल गई। या किसी की मतलब किसी को चोट लग गई, तो अरे उसको चोट लग गई, बड़े दुख की बात है। तो मतलब क्या है, जहाँ पे शोक हो, हर्ष हो, उल्लास हो, मतलब वहां पे विस्मयादि बोधक होता है वो वाक्य। जैसे किसी से घृणा करना यानी नफरत करना, ये कोई चीज आश्चर्य में, अरे जैसे कोई पढ़ भी नहीं रहा हो और उसको अचानक में बहुत अच्छी जॉब मिल जाती है, तो आप क्या कहते हैं, अरे उसको कैसे, वो तो पढ़ भी नहीं रहा था, मतलब उसको क्या आश्चर्य हो गया, है ना। तो ये आश्चर्य विस्मया, ये यहाँ पे क्या होगा, विस्मयादि बोधक वाक्य होगा। और यहाँ पे जैसे वह सचिन ने क्या सुंदर छक्का लगाया, यानी प्रसन्नता हुई, है ना। अरे तुम गए नहीं, यानी अभी वो जा रहा था, कोई जा रहा था और अभी तक नहीं गया, तो आप क्या करोगे, आप आश्चर्य से कहोगे अरे तुम गए नहीं। या छी इतनी बदबू, जैसे कोई चीज ऐसे आपने देख ली कि बहुत बदबू वाली चीज है, अच्छी नहीं है, तो आप घृणा करोगे ना उसे, छी
तो वो चीज यहाँ पे क्या, विस्मयादि बोधक। और जो ये चिन्ह होता है इस पे भी आप ध्यान दीजिएगा, एक ये लाइन और एक ये बिंदु। तो इस तरह से ये चिन्ह, और चिन्हों का आप लोग खास तरीके से ख्याल रखिएगा। जैसे आपका विस्मयादि बोधक वाक्य में चिन्ह हो जाता है, प्रश्नवाचक वाक्य में जो चिन्ह हो जाता है, इन पर आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। बाकी तो आप लोग पूर्ण विराम, अर्धविराम, अल्प विराम ये सब लगा ही देते हो, है ना। तो ये चीज हो जाती है। उसके बाद है बनावट के आधार पर वाक्य के भेद। बनावट के आधार पर देख लेते हैं तो 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। तो जिस वाक्य के एक उद्देश्य और एक विधि हो अथवा जिस वाक्य में क्रिया हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे सरिता स्कूल जा रही है, बच्चा सो रहा है। आपने एक वाक्य में बोल दिया कि वो स्कूल जा रहा है। अब यहाँ पे क्या है, वो यहाँ पे सरिता स्कूल जा रही है, वो खाना खा रही है, वो खेल रही है ना, बच्चा सो रहा है। तो आपने एक वाक्य में बता दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया, सरल वाक्य हो गया। अब संयुक्त वाक्य, जैसे संयुक्त वाक्य मतलब बात ही से पता चल रहा है कि संयुक्त, यानी नाम से पता चल रहा है, संयुक्त मतलब जुड़ा हुआ, ठीक है ना। तो जिस वाक्य में 2 स्वतंत्र उपवाक्य किसी समानाधिकरण समुच्चय बोधक द्वारा एक दूसरे से जुड़े हों, संस्कृत वाक्य यानी संयुक्त वाक्य कहलाता है। जैसे क्या, संयुक्त वाक्य, सोहन पढ़ रहा है और मोहन खेल रहा है, यानी आपने क्या किया, संयुक्त, मतलब एक जैसे, ऐसा नहीं है कि आपने बिल्कुल अलग कर दिया, यानी उपवाक्य स्वतंत्र हो। जिस वाक्य में 2 स्वतंत्र उपवाक्य हो और किसी समानाधिकरण समुच्चय बोधक द्वारा एक दूसरे से जुड़े भी होने चाहिए। यह नहीं है कि आपने एक बना दिया पूरब और दूसरा बना दिया पश्चिम, ऐसा नहीं है। संयुक्त वाक्य में जैसे सोहन पढ़ रहा है और मोहन खेल रहा है, वहीं पे है, दोनों है, साथ में है, और एक खेल रहा है, एक पढ़ रहा है ना। वो यहाँ आया परंतु अधिक देर नहीं रुका, यानी एक ही शख्स के बारे में, यानी एक ही इंसान के बारे में कहा जा रहा है कि वो आया तो था लेकिन बहुत देर तक नहीं रुका। ये क्या हो जाता है, ये संयुक्त वाक्य हो जाता है। अब मिश्रित वाक्य, जिन वाक्य में मुख्य वाक्य और शेष उसके आश्रित उपवाक्य उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं। उदाहरण, मैंने देखा कि सीता रो रही थी, जब रमेश यहाँ आया तब मैं घर पर नहीं था। अब देखिए, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य में फर्क देखिए। यहाँ पे है सोहन पढ़ रहा है और मोहन खेल रहा है, एक ही के बारे में बात करी गई है ना। फिर उसके बाद वो यहाँ आया परंतु अधिक देर तक नहीं रुका, मतलब एक ही शख्स के बारे में बात की जा रही है। और यहाँ पे देखिए, मैंने देखा कि सीता रो रही है, कि मैंने उसको देखा। मिश्रित वाक्य में क्या है कि मैंने देखा कि सीता रो रही है, मैं अपने बारे में बता रही हूं कि मैंने देखा, है ना। और कौन रो रहा है, तो सीता रो रही है। अब यहाँ पे समझिए, जब रमेश यहाँ आया तब मैं घर नहीं था। अब क्या फर्क आपने देखा, फर्क यही है ना कि यहाँ पे 2 लोगों की बात, यानी एक ही पास दोनों थे और दोनों जो है, दोनों के बारे में बात करी जा रही है, ठीक है ना। वो यहाँ आया परंतु अधिक देर तक नहीं रुका, यानी एक शख्स है या एक साथ में है। और यहाँ पे क्या है कि जब रमेश आया तब मैं घर नहीं था, यानी एक रमेश था और एक मैं, ठीक है। तो क्या है, जब रमेश आया तब मैं नहीं था, तो यहाँ पे चीज को समझिए, ये मिश्रित हो जाता है और संयुक्त वाक्य। काफी लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है ना। तो चीजों को समझिए। उसके बाद है वाक्य में परिवर्तन किस प्रकार का किया जा सकता है, तो सरल वाक्य में मिश्रित वाक्य बनाना। सरल वाक्य में मिश्रित वाक्य बनाने के लिए सरल वाक्य में प्रयुक्त अंश से 2 वाक्य बनाए जाते हैं तथा उन्हें तो जो, जिसने, की, क्योंकि से जोड़ दिया जाता है। यानी क्या है, सरल वाक्य से मिश्रित वाक्य। अब सरल वाक्य है, जैसे तुम खेल रहे हो, तुम सो रहे हो, तुम जा रहे हो, है ना, तुम विद्यालय जा रहे हो, कुछ भी, तुम हॉस्पिटल जा रहे हो या हॉस्पिटल से आ रहे हो, मतलब एक वाक्य है, सरल वाक्य। अब इसमें क्या है, आपने क्या किया, अब जब आपने मिश्रित वाक्य बनाया तो उसमें तो से आपने उसको जोड़ दिया कि तुम वहां जा तो रहे थे लेकिन, है ना, क्योंकि ऐसा हुआ, क्योंकि ऐसा हुआ कि, है ना, जिसने, इन सब शब्दों का यूज करके आपने क्या किया, वाक्य बना दिया। तो पढ़ाई के बिना व्यक्ति कुछ नहीं बन सकता। तो यदि व्यक्ति पढ़ाई ना करे तो वहां कुछ नहीं बन सकता। अब यहाँ पे सरल वाक्य था, पढ़ाई के बिना व्यक्ति कुछ बन नहीं सकता, और यदि व्यक्ति पढ़ाई ना करे, यहाँ पे जोड़ दिया गया,
तो यहाँ पे लगा दिया गया ना, तो वह कुछ नहीं बन सकता। या सिद्धार्थ ने एक दुर्बल व्यक्ति देखा, सिद्धार्थ ने एक व्यक्ति देखा जो दुर्बल था, यानी बात वही है लेकिन उसको क्या दो वाक्यों में जोड़कर कहा जा रहा है। और ये एकदम सिंपल सा कि सिद्धार्थ ने एक दुर्बल व्यक्ति को देखा। अब क्या कहा जा रहा है, सिद्धार्थ ने एक व्यक्ति देखा जो दुर्बल था। तो इस तरह से मिश्रित वाक्य भी आ सकता है जिसको सरल वाक्य में बनाना हो, ये सरल वाक्य आ सकता है या मिश्रित वाक्य में बनाना हो, या ऐसे भी आ सकता है कि सरल वाक्य बनाए या मिश्रित वाक्य बनाए। तो मिश्रित वाक्य आप जब बनाएंगे तो उसमें तो, लेकिन, परंतु, किंतु, ये सब, जिसमें कि, ये सब जोड़ के आप उसको बनाएंगे तो ये मिश्रित वाक्य हो जाएंगे। सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाना, सरल वाक्य से आप संयुक्त वाक्य, देखिए अभी मिश्रित वाक्य आप बना रहे थे तो जहां पे आप परंतु, की, ये सब लगा रहे थे, अब देखिए क्या लगेगा। अब यहाँ पे भी देखिए सरल वाक्य संयुक्त वाक्य बनाने के लिए दिए गए वाक्य को कथन के आधार पर दो स्वतंत्र वाक्यों में बदला जाता है तथा उन्हें और यथा, परंतु, लेकिन, किंतु जैसे योजकों से जोड़ दिया जाता है। उदाहरण, अब इसमें भी देखिए तथा, परंतु, लेकिन, किंतु ऐसे योजकों से जोड़ दिया जाता है। उदाहरणार्थ, पढ़ाई के बिना व्यक्ति कुछ बन नहीं सकता, यदि व्यक्ति पढ़ाई ना करे तो वह कुछ नहीं बन सकता, है ना। और स्वास्थ्य ठीक ना होने से मैं स्कूल नहीं जा सका, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था इसलिए मैं स्कूल नहीं जा सका। तो यहाँ पे आपका ये हो जाता है संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य बनाना। अब यहाँ पे संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य में बनाना, देखिए क्वेश्चन ऐसे घुमा फिरा के बता रहे हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ये नहीं एकदम सिंपल सा आ जाएगा घुमा फिरा के कि संयुक्त से सरल बनाओ, सरल से संयुक्त बनाओ, संयुक्त से मिश्र बनाओ, ये सब चीजें हैं। तो इसमें कंफ्यूजन क्रिएट होती है और उसी कंफ्यूजन को तो दूर करना है, ठीक है। संयुक्त वाक्य के दोनों स्वतंत्र वाक्यों में से एक को मुख्य वाक्य बना दिया जाता है तथा दूसरे को उसका आश्रित। ऐसा करने के लिए मिश्रित वाक्यों में प्रयुक्त किए जाने वाले व्यंजकों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देखिए, वर्षा बंद हो गई और हम विद्यालय चले गए। जब वर्षा बंद हो गई तब हम विद्यालय चले गए। अब यहाँ पे क्या हुआ, जब तब का प्रयोग हुआ कि जब वर्षा बंद हुई तब हम विद्यालय चले गए। ये क्या है, सरल वाक्य से मिश्रित वाक्य है। और यहाँ पे देखिए संयुक्त वाक्य से मिश्रित वाक्य पूछ रहे हैं तो संयुक्त वाक्य से यहाँ पे हेडिंग होनी चाहिए थी, है ना। पुलिस ने गोली चलाई और भीड़ तितर बितर हो गई। जैसे ही पुलिस ने गोली चलाई वैसे ही भीड़ तितर बितर हो गई। अब यहाँ पे जैसे ही पुलिस ने, और अभी क्या था, पुलिस ने गोली चलाई और भीड़ तितर बितर हो गई। जैसे और वैसे यहाँ पे यूज हुआ ना, तो इस तरह से आपका संयुक्त वाक्य से मिश्रित वाक्य बन जाता है। भाषाई कौशलों के श्रवण कौशल, सुनने का क्या महत्व है। श्रवण कौशल यानी सुनना, है ना। सुनना एक प्रकृति प्रदत्त शक्ति है, यानी क्या है, हमें जो है प्रकृति की तरफ से हमें ये उपहार स्वरूप तो मिला है ना भाई। तो जिस व्यक्ति को श्रवण इंद्रियां ठीक नहीं होती हैं, वह व्यक्ति किसी भी संदेश या निर्देश को उचित रूप से नहीं सुन पाता है, जिससे कि उसके कार्य व शिक्षण की प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाती है। छात्र को निर्देशों, संकेतों तथा कहानियों के निहित भावों व उद्देश्यों को सुनकर समझने के लिए उसमें श्रवण कौशल उच्च होना चाहिए। मौखिक भाषा का पहला कौशल श्रवण कौशल। अब आप मौखिक भाषा का क्या है कि जैसे आपको कोई बता रहा है तो आप सुनेंगे ना, तो वो क्या है, आपका श्रवण कौशल है। तो सबसे पहले आप सुनकर ही तो चीजों को समझते हैं ना। किसी भी प्रकार से दिए जा रहे ज्ञान, भाव और विषयों को भी भली प्रकार सुनकर ही समझा जा सकता है। हम लोगों को इस बात का एहसास नहीं होता कि भाषा तथा भाव को समझने में श्रवण तथा इसके कौशल का कितना महत्व है। भाई बहुत महत्व है, क्योंकि हमें जब चीजें सुनाई ही नहीं पड़ेंगी तो हम क्या समझेंगे कि क्या हमें पढ़ाया जा रहा है, या हमसे कोई बात कर रहा है हम सुन ही नहीं पाएंगे तो भाई क्या बात कोई क्या कर रहा है हम नहीं समझ पाएंगे, है ना। अब यहाँ पे देखते हैं मौखिक का पहला कौशल क्या होता है, श्रवण कौशल। किसी भी प्रकार के दिए जा रहे ज्ञान, भाव और विषयों को भली प्रकार सुनकर ही समझा जा सकता है। हम लोगों को इस बात का एहसास नहीं होता कि भाषा तथा भाव को समझने में श्रवण तथा इसके कौशल का कितना महत्व है। प्रारंभिक स्तर पर बालकों के ज्ञान में वृद्धि करने तथा बालकों यानी छात्रों को, वो बालक हो या बालिका हो, छात्र मतलब सभी, है ना, के विकास में वृद्धि करने में अध्यापक, समाज तथा परिवार द्वारा निर्देशों, संदेशों, कविता, शिक्षण नाटक, शिक्षण द्वारा कई प्रकार के भावों तथा विचारों, ज्ञानवर्धक बिंदु को समझाया जाता है जिससे उसका सर्वोत्तम विकास किया जा सके। कहानी शिक्षण की उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। बालक कहानी का अर्थ शीघ्रता से ग्रहण कर लेते हैं। कहानी मनोरंजन का सबसे बड़ा और सरल साधन है। अब बच्चों को कुछ भी सिखाना चाहते हैं, ज्ञान देना चाहते हैं, तो आप उसको कहानी के माध्यम से बताएं कि भाई एक राजा था, एक रानी थी। अब बच्चों को जैसे ही इस तरह से स्टार्ट
करेंगे बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा कि हमें कहानी बताने जा रहे हैं। उसी में आप उसको ज्ञान प्रद शिक्षा से जोड़ दें। भाई वो राजा था, वो सभी की मदद करता था, है ना, कोई आता था तो अगर भूखा आया है उसको खाना दिया, है ना, तो वो बच्चों से बड़ा प्रेम करता था वो जो राजा था। तो इस तरह से बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे और बहुत ही चाव से, कहते नहीं कि उनको बहुत ही आनंद आएगा कि हमें तो क्या करा है, हमें खेल खिलवाए जा रहे हैं, मनोरंजन कराया जा रहा है, हमें कहानी सुनाई जा रही है, लेकिन आप उन्हें क्या सिखा रहे हैं, आप उन्हें ज्ञान दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। और उसके बाद बच्चे, आज के जो बच्चे हैं कल के वो भावी नागरिक हैं, और जो भावी नागरिक होंगे तो वो कैसे, वो देश को आगे बढ़ाएंगे, है ना। तो चीजें यहाँ पे हो जाती हैं। कहानी मनोरंजन का सबसे बड़ा और सरल साधन हो जाता है। कहानी के माध्यम से बालकों को नैतिकता की शिक्षा दी जा सकती है। भाई आप नैतिकता का बच्चों को पाठ नहीं पढ़ाएंगे कि हमें सभी से अच्छे से पेश आना चाहिए, किसी पे क्रोध नहीं करना चाहिए, ये सब चीजें हो जाती हैं। जब आप बच्चों को बताएंगे तो बच्चे क्यों ऐसा करेंगे, तो जो आज है बच्चे तो कल वो बड़े होंगे, और जब बच्चे बड़े होंगे जैसा उन्होंने देखा वैसा सीखेंगे। और बच्चे कैसा सीखते हैं, जो बड़े करते हैं, है ना। उसके बाद कहानी शिक्षण का एक रुचिकर साधन है। वो रुचि लेकर सीखते हैं। बच्चे कहानी कैसे सीखते हैं, रुचि लेकर सीखते हैं कि भाई इसके बाद अब क्या हुआ, अब क्या बताएंगे, या हमारे टीचर या हमारे घर के जो गार्जियंस हैं हमें कहानी सुना रहे हैं, अब इसमें हुआ क्या। अब वो बहुत ही मन लगाकर चीजों को सीख रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हो जाता है। कहानी शिक्षण के दोष यानी उद्देश्य बताएं, सॉरी यहाँ पे उद्देश्य हो जाता है। कहानी शिक्षण के उद्देश्य बताएं। कहानी का मुख्य उद्देश्य छात्रों का मनोरंजन करना व आनंद प्रदान करना है। सीताराम चतुर्वेदी ने कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि कहानी का मुख्य उद्देश्य आनंद देना है। आनंद देना है मतलब आप बच्चों को कहानी समझा रहे हैं, बता रहे हैं, तो उसमें क्या है, बच्चों को आनंद ही तो आता है ना। जिस प्रकार गंगा स्नान के लिए जाने वाले भक्त का मुख्य उद्देश्य गंगा का स्नान करना होता है, किंतु उनके साथ साथ उसे देव दर्शन भी मिल जाते हैं, उसी प्रकार पाठशाला में कहानी करने का प्रधान उद्देश्य तो बालकों को आनंद देना है, भले ही उसमें नीति व्यवहार शिष्टाचार आदि के उपदेश निकल आए और छात्रों को प्रभावित करे। कहानी शिक्षण के उद्देश्य है ज्ञान को सरल और रोचकपूर्ण रूप में प्रस्तुत करना, छात्रों को शब्द, सूक्ति, लोकोक्ति व मुहावरों का ज्ञान कराना, छात्रों को भाषा की विभिन्न शैलियों से परिचित कराना, छात्रों में विचार, कल्पना व तर्क शक्ति को विकसित करना, छात्रों को मौखिक व लिखित अभिव्यक्ति को विकसित करना, छात्रों में भावात्मक व चारित्रिक भावनाओं का विकास करना, छोटी एवं कठिन बातों को सरल बनाकर सुनना। भाई अब जो चीजें है वैसे आप बच्चों को ज्ञान देंगे। भाई आपने ब्लैक बोर्ड पे लिखा, खूब लेंदी लेंदी लिख दिया, बहुत ऊंचे ऊंचे शब्द लिख दिया, बहुत बड़े बड़े शब्द लिख दिए, बच्चों को क्या समझ आए, लेकिन उसको आप सरल करके कहानी के माध्यम से आप बताएंगे तो बच्चों को आसानी से समझ में आ जाता है। छात्रों की साहित्य में रुचि विकसित करना, छात्रों के सामाजिकता की भावना को विकसित करना, छात्रों की कहानी लिखने में रुचि विकसित करना, छात्रों में देश, जाति तथा धर्म के प्रति स्थायी भाव बनाना। अब आप क्या महान लोगों की कहानियां सुनाएंगे कि गांधी जी ने किस तरह से देश को आजाद कराया, सुभाष चंद्र बोस ने किस तरह से अपनी जान पर खेलकर हमारे देश को आजाद कराया, क्योंकि उन लोगों ने अपने लिए कुछ भी नहीं किया, क्योंकि वो सभी लोग बहुत उच्च कुल से थे, बहुत पढ़े लिखे थे, लेकिन क्या किया, वो चाहते तो बहुत अच्छी जिंदगी जी सकते थे कि भाई हमारे पास तो किसी चीज की कमी ही नहीं है, हम अच्छा जीवन जिएंगे। लेकिन उन लोगों ने क्या किया, इतने महान लोग हुए कि हम लोगों के लिए, अगर कल उन लोगों ने ऐसा ना किया होता, आज हम लोग क्या कर रहे होते, गुलाम बने होते। लेकिन हम लोग आज़ादी की ज़िंदगी जी रहे हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ है, अगर हम लोग गुलाम होते, अंग्रेज यहाँ होते, शासन कर रहे होते, तो क्या होता, तो हम लोग ऐसी ज़िंदगी ही नहीं जी पा रहे होते, हम लोग भी उनके गुलाम होते। कोई ना कोई तो सामने आता है और खड़ा होता है। तो इसी तरह जो हमारे महान लोग थे, उन लोगों ने क्या किया, क्योंकि वो अमर हैं और हमेशा अमर रहेंगे, तो उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी जान की कुर्बानी भी दे दी। तो इस तरह से जब आप बच्चों को सिखाएंगे तो बच्चों में भी वही भावना पनपेगी कि हमें भी सभी की मदद करनी चाहिए, हमें अपने लिए ही नहीं जीना चाहिए, हमें दूसरों के लिए भी जीना चाहिए। और जो अपने लिए सिर्फ जीते हैं तो वो इंसान थोड़ी ना होते हैं, है ना। तो इस तरह से बच्चे सीखेंगे। छात्रों का चरित्र निर्माण करने में सहायक, अब जब ये सब चीजें, अच्छी चीजें सीखेंगे तो उनका चरित्र निर्माण भी होगा, है ना। तो इस तरह से चीजें हो जाती हैं। उसके बाद आपका हो जाता है मुहावरों से आप क्या समझते हैं। मुहावरों का अर्थ, मुहावरा मूल रूप से अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है बातचीत। मुहावरा सहज तथा नैसर्गिक होता है, इसका रूप परिवर्तित नहीं किया जा सकता। मुहावरे से प्रयुक्त होने वाले किसी शब्द के स्थान पर
पर्यायवाची शब्द को प्रयोग किया जाता है। ऐसा करने पर मुहावरे का सौंदर्य तथा भाषागत अर्थ नष्ट हो जाता है। लोकोक्ति का अर्थ, अब लोकोक्ति समझ लें। लोकोक्तियां प्राय किसी घटना अथवा प्रसंग पर आधारित होती हैं तथा जीवन के सत्य और अनुभव को प्रकट करती हैं। साधारण बोलचाल की भाषा में लोकोक्तियों का प्रयोग अधिक होता है। मुहावरे तथा लोकोक्तियों का प्रयोग करते समय निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना होता है। वाक्य में मुहावरों का प्रयोग किया जाता है, लोकोक्तियों का अर्थ नहीं है। वाक्य में मुहावरे तथा लोकोक्तियों का प्रयोग संक्षिप्त तथा सटीक होना चाहिए। वाक्य में मुहावरे अथवा लोकोक्ति के अर्थ को स्पष्ट समझ में आ जाना चाहिए। भाषा में मुहावरों तथा लोकोक्तियों का महत्व बताएं। केवल हिंदी में ही नहीं, विश्व की समस्त भाषाओं में भाषा को आकर्षक तथा प्रभावी बनाने के लिए मुहावरों तथा लोकोक्तियों का प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी बात को इस प्रकार व्यक्त करना चाहता है कि उसका प्रभाव सुनने वाले पर अधिक पड़े। इसके लिए भाषा में नई शक्ति तथा चेतना का संचार किया जाता है। हम अपनी बात कहते समय भाषा को और अधिक प्रभावशाली तथा सुंदर बनाने के लिए सीधे सीधे कहने की अपेक्षा मुहावरों तथा लोकोक्तियों का प्रयोग करके इसकी सुंदरता एवं शक्ति और अधिक बढ़ा दी जाती है। उदाहरण स्वरूप, किसी मूर्ख के लिए यदि काठ का उल्लू कह दिया जाए तो उसे उतना अधिक बुरा नहीं लगेगा जितना मूर्ख कहने पर लगता है। इसी प्रकार यदि किसी कार्य को करने के लिए दो व्यक्ति एक साथ मिल जाए तो वह कार्य अधिक आसान हो जाता है। उसके लिए जो मुहावरा प्रयुक्त करते हैं, एक और एक मिलकर 11 होते हैं। इस प्रकार वाक्य में रोचकता आ जाती है ना, और भाषा में शक्ति का संचार हो जाता है। जिस प्रकार भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए उसमें मसालों को मिलाना आवश्यक होता है, वैसे ही भाषा में मुहावरों तथा लोकोक्तियों को मिश्रित करने के लिए भाषा अधिक रोचक, चटपटी तथा प्रभावी हो जाती है। भाषा शिक्षा में वाचन का अर्थ एवं महत्व बताएं। यहाँ पे देख लेते हैं। वाचन का अर्थ, भाषा के दो रूप है, एक मौखिक, दूसरा लिखित। लिखित भाषा को देखकर बोलना ही वाचन कहलाता है। किसी भाषा को देखकर बोलना ही वाचन कहलाता है। वाचन के प्राय पठन और वाचना भी है। ल्यूस के अनुसार वाचन एक साधन है जिसके माध्यम से बालक संपूर्ण मानवता के द्वारा संचित ज्ञान राशि से परिचित हो सकता है। उसके बाद आपका हो जाता है वस्तुतः वाचन का महत्व देख लेते हैं। वस्तुतः वाचन एक कला है। वाचन और कला में निपुणता प्राप्त करने के लिए अभ्यास की नितांत आवश्यकता होती है। वाचन की योग्यता न रखने से व्यक्ति संसार की सांस्कृतिक महानता से अपने अस्तित्व का आनंद नहीं ले सकता। जीवन चरित्र, इतिहास, काव्य, कहानियां, लेख, उपन्यास मनुष्य यहाँ पे हो जाता है मनुष्य के लिए जिस उद्देश्य से लिखे जाते हैं उनका पूर्णतः आनंद और लाभ स्वयं पढ़कर ही उठाया जा सकता है। परंतु साधारण पढ़ने और वाचन में थोड़ा सा अंतर है। वाचन में साधारण रूप से पढ़ने की अपेक्षा शुद्धता, स्पष्टता तथा प्रभावोत्पादकता अधिक होती है। कभी कभी हम दूसरों के वाचन को सुनकर हंस पड़ते हैं और आवेश में आकर तालियां भी पीटने लगते हैं। इन हास्यास्पद लोगों में बड़े से बड़े और छोटे से छोटे सभी लोग सम्मिलित होते हैं, परंतु इनमें उनका कोई दोष नहीं है। दोष है उनकी शिक्षा का, उनके शिक्षकों का। उन्होंने इस प्रकार की शिक्षा दी कि वाचन के महत्व को स्पष्ट करते हुए श्रीधरनाथ चतुर्वेदी लिखते हैं, वाचन एक कला है। वह ज्ञानार्जन की कुंजी है। वाचन शक्ति ठीक रहने पर भी मनुष्य जटिल से जटिल विषय पढ़कर समझ सकता है तथा पढ़े हुए अंश का सार बोलकर या लिखकर अभिव्यक्त कर सकता है। सुवाचन के बिना ना तो कोई अच्छा वक्ता बन सकता है और ना ही लेखक। वाचन मृत्युपर्यंत मनुष्य का साथी है। आप अकेले घर में बैठे हैं, यात्रा कर रहे हैं अथवा बीमार पड़े हैं, ऐसे समय में आप पुस्तक उठाएं और उसके पठन का मजा चखिए। उपर्युक्त विवरण से वाचन का महत्व स्पष्ट है। इसी के द्वारा हम साहित्य के विशाल साम्राज्य में प्रवेश करते हैं जिससे हम अलौकिक आनंद की प्राप्ति होती है। प्रभावशाली वाचन की सहायता से वार्तालाप का ढंग भी आता है जिसके परिणाम स्वरूप हम समाज, देश और जाति के अच्छे योग्य नागरिक हो सके। यहाँ पे कहने का क्या मतलब है कि जब आप पढ़ रहे होंगे, क्योंकि ऐसी चीज़ है, ज्ञान ऐसी चीज़ है कि आप क्या कर सकते हैं। जैसे आप मतलब अकेले बहुत ज़्यादा, क्योंकि अकेला ही इंसान रहता है, क्योंकि जब आप यंग हैं तो क्या करेंगे, आप अपने घर को चलाने के लिए आप काम के लिए जाएंगे। लेकिन जब आप ओल्ड हो जाएंगे, जब आप थोड़ा सा, क्योंकि सभी के साथ ये होता है कि पहले यंग होता है मनुष्य, फिर उसके बाद ओल्ड हो जाता है, उसके बाद बीमार भी होता है। तो ये तो है नहीं कि हर वक्त आपके साथ कोई नहीं रह पाएगा। ना तो आप पहले रह पाए थे क्योंकि आप अपने काम में थे, क्योंकि आपको घर चलाना था, आपको अपना परिवार संभालना था, ऐसी चीज़ हो जाती है। तो आप किसी के पास नहीं बैठ पाए थे, लेकिन आज आपके पास कोई नहीं, क्यों नहीं बैठ पा रहा? क्योंकि वो भी अपने अपने काम में सब लगे हुए हैं, है ना। तो क्योंकि उनको भी आगे बढ़ना है, कुछ करना है, प्लस क्या करना है
कि भाई सारी जिम्मेदारियां होती हैं, बहुत चीज़ें हो जाती हैं, तो सबसे अच्छा क्या है, ये मत सोचे कि हम अकेले हैं और हमको सबने अकेला छोड़ दिया, ऐसा कुछ नहीं। आप क्या करें, आप पुस्तकें उठाएं, और पुस्तकों से अच्छा साथी कोई हो ही नहीं सकता। आप पुस्तकें उठाएं, उनका अध्ययन करें, और उनके अध्ययन से ज्ञान भी आता है। ऐसा तो है नहीं कि आपको ज्ञान नहीं आएगा। तो यहाँ पे यही चीज़ बताई गई है कि जैसे कहते नहीं कि मनुष्य जीवन पर मनुष्य का साथी होता है, तो ये चीज़ यहाँ पे हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आज यहीं तक, क्योंकि काफ़ी लॉन्ग आपका वीडियो हुआ जा रहा है, तो आज यहीं तक। आई होप आप लोगों को सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुँच सके। थैंक यू।